नमस्कार दोस्तों। इस ई व्याख्यान में हम मुद्रा परिमाण के सिद्धांत के अंतर्गत मिल्टन फ्रीडमैन के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। और यह सिद्धांत मुद्रा परिमाण सिद्धांत के बारे में क्या कहता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मुद्रा परिमाण का ये जो सिद्धांत है, इसे फ्रीडमैन का मुद्रा परिमाण सिद्धांत पुनः प्रतिपादन भी कहा जाता है, जिसमें ये बल देकर कहते हैं कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत पहले मुद्रा की मांग का एक सिद्धांत है। यह उत्पादन अथवा मुद्रा या कीमत स्तर का सिद्धांत नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो कि फ्रीडमैन ने अपने इस सिद्धांत में कही है। अर्थात मिल्टन फ्रीडमैन ये कहना चाहते हैं कि ये मुद्रा की मांग का सिद्धांत है, मुद्रा की पूर्ति के सिद्धांत की बजाय। जैसा कि फिशर और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत से संबंधित अपनी बात रखी थी, उसके साथ ही इन्होंने उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका एक शोध आलेख था, उन्होंने एक रिसर्च की और रिसर्च के आधार पर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा परिमाण के सिद्धांत के बारे में अपना व्यू रखा, जिसे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ए रीस्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। और इनका ये जो शोध आलेख था वो इसी नाम से 1956 में प्रकाशित हुआ था। और इसी में इन्होंने अपना जो व्यू है मुद्रा परिमाण से संबंधित, मुद्रा परिमाण सिद्धांत से संबंधित, और किस तरह से मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होने के फलस्वरूप सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन होता है, या मुद्रा को किस रूप में रखा जाता है और किस तरह से इसका कैलकुलेशन या गणना की जा सकती है, उसके बारे में इन्होंने अपनी बात कही थी। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि मिल्टन फ्रीडमैन अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री रहे हैं और इन्हें विश्व प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिसे हम नोबेल प्राइज के रूप में जानते हैं, ये 1976 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। हम यूं कह सकते हैं कि मिल्टन फ्रीडमैन 1976 में नोबेल पुरस्कार के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विजेता रहे हैं। और इनका नाम मौद्रिक अर्थशास्त्रियों में भी बहुत शान से गिनाया जाता है। एक प्रसिद्ध मौद्रिक अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन के रूप में जाने जाते हैं। मैंने इससे पूर्व अपने ई व्याख्यानों में, जो कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत से संबंधित हैं, उसके अंतर्गत ये बताया था कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जो मुद्रा, मौद्रिक घटनाओं, मौद्रिक तत्वों, मौद्रिक घटकों, मौद्रिक नीति, मौद्रिक जो दूसरे संबंध है अन्य तत्वों के साथ में अर्थव्यवस्था से, उन सब के बारे में अध्ययन करता है। अर्थात मौद्रिक अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो मुद्रा और मौद्रिक घटनाओं, मौद्रिक नीति के बारे में अध्ययन करता है। और यह जो मौद्रिक अर्थशास्त्र है, यह मुद्रा के परिमाण सिद्धांत से ही मूल रूप से देखा जाए तो आरंभ हुआ है, और जिसे फिशर ने सबसे पहले 1911 में अपनी पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी के अंतर्गत मुद्रा परिमाण सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत की थी। और उनका ये मानना था कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन होता है और सामान्य कीमत स्तर अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में भी, यानी भावों में भी अंतर आता है, परिवर्तन होता है। मुद्रा के परिमाण में यदि वृद्धि होती है तो सामान्य कीमत स्तर में भी वृद्धि होती है। अर्थात मुद्रा की मात्रा यदि 2 गुनी हो जाती है तो सामान्य कीमत स्तर यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के भी भाव 2 गुने हो जाएंगे, सामान्य कीमत स्तर भी 2 गुना हो जाएगा। अर्थात मुद्रा की मात्रा यानी मुद्रा के परिमाण, क्वांटिटी ऑफ मनी, और जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर में सीधा और आनुपातिक संबंध है। ठीक इसी तरह से जब मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होता है तो उसके विपरीत दिशा में मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता है। अर्थात जब मुद्रा की मात्रा 2 गुनी होती है तो मुद्रा का मूल्य आधा ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि फिशर का यह मानना था कि मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में काम में ली जाती है। अर्थात मैं यहाँ फिर से वापस बताना चाहूँगा कि फिशर ये अपना सिद्धांत, मुद्रा परिमाण का सिद्धांत जो है, वो मुद्रा को विनिमय के रूप में
प्रस्तुत करते हैं और मुद्रा को विनिमय का आधार मानते हुए अपना ये सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं और कहते हैं कि एम और पी में आनुपातिक संबंध पाया जाता है और सीधा संबंध पाया जाता है। एम मतलब मुद्रा की मात्रा, मुद्रा परिमाण, और पी मतलब जनरल प्राइस लेवल। दूसरी विचारधारा जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई थी, पीगू, मार्शल, रॉबर्टसन, और उसके बाद किंज ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए थे, वो मुद्रा की माध्यम विनिमय के माध्यम की अपेक्षा उसके साथ साथ ये कहते हैं कि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम के रूप में ही काम में नहीं ली जाती है। अर्थात हम इसको यूँ कह सकते हैं कि मुद्रा केवल उपभोग की वस्तुओं के खरीदने और बेचने के लिए उपयोग नहीं ली जाती है, बल्कि उसका एक हिस्सा हम संचित करके भी रखते हैं। अर्थात इसे नकद कोषों में रखने की या फिर संचित कोषों में रखने की प्रवृत्ति भी हम में पाई जाती है। इसलिए जितनी भी मात्रा में मुद्रा में परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यह उसका एक अनुपात, अर्थात मुद्रा की मात्रा यदि 2 गुनी होती है तो सामान्य कीमत स्तर भी 2 गुना ही हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस बढ़ी हुई मुद्रा का एक हिस्सा, चाहे वो बहुत कम ही हो या एक रेशियो होता है, अनुपात, उस अनुपात में मुद्रा को संचित कोषों में रखने की प्रवृत्ति हम में पाई जाती है। हम उसे बचा के रखते हैं अपने पास में। इस कारण से जितनी भी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है वो सारी की सारी विनिमय के उपयोग में नहीं ली जाती है, वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के लिए खरीद बिक्री में नहीं ली जाती है। तो इस कारण से जितनी मात्रा में मुद्रा बढ़ी है उसी अनुपात में सामान्य कीमत स्तर बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। किंज ने भी अपने जो सिद्धांत है जो 1936 में उन्होंने प्रकाशित किया था, उसमें मुद्रा की मांग को उपभोग व्यय के लिए मानते हुए उन्होंने अपनी बात रखी थी। और संशोधित रूप में भी, जैसे पीगू ने अपने संशोधित रूप में बैंक की जमाओं को भी शामिल किया था, इसी तरह से किंज भी अपने संशोधित सूत्र में मुद्रा की मात्रा के अंतर्गत बैंक की जमाओं को भी सम्मिलित करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से मुद्रा की मात्रा और सामान्य कीमत स्तर में संबंध होता है। लेकिन फ्रीडमैन इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाते हैं और अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इसको रीस्टेटमेंट कहा गया है, पुनः प्रतिपादन। अर्थात मिल्टन फ्रीडमैन ने कोई दोबारा प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन जो पहले से चली आ रही थी धारणा उसके ऊपर उन्होंने अपनी बात कही थी। और 1956 में उनकी जो शोध आलेख था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ए रीस्टेटमेंट, उसमें ये कहते हैं कि मुद्रा की मांग का सिद्धांत है ये, और मुद्रा की मांग को वो स्थिर मानते हुए ये कहते हैं यदि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन किया जाता है तो उसी अनुपात में सामान्य कीमत स्तर में भी परिवर्तन होगा, ऐसा मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं। यानी कि फिशर की बात की तरफ वो ले जाते हैं, लेकिन ये मुद्रा के विनिमय को माध्यम ही नहीं मानते हैं। ये मुद्रा की मांग का सिद्धांत बताते हैं, लेकिन मुद्रा की मांग को स्थिर मानते हैं। और मुद्रा संपूर्ण को संपत्ति, यानी कुल संपत्ति में मुद्रा भी एक असेट के रूप में ही होता है, इसके अलावा भी असेट होते हैं। यानी कि जब हम उपभोग की वस्तुओं के लिए व्यय करना चाहते हैं तो केवल मुद्रा से होने वाली आय या मुद्रा से ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी हमारी आय प्राप्त हो सकती है, चाहे वो हम बॉन्ड खरीदे हैं या फिर हमने ज़मीन खरीदी है या फिर कोई अन्य संपत्ति हमारे पास है, उससे मिलने वाली आय भी इसको प्रभावित करती है। और मुद्रा को भी वो एक असेट ही मानते हैं, जैसे दूसरी संपत्ति होती है वैसे ही इसको मानते हैं और पूंजी वस्तु के रूप में ही इसे मानते हैं। और वो आगे ये लिखते हैं कि अंतिम संपत्ति धारकों के लिए वास्तविक रूप में मुद्रा की मांग मुख्यतः कुछ चरों का फलन है या फिर इनके ऊपर निर्भर करती है। वो क्या क्या हैं चर हैं और किसका ये फलन है, आय? तो इसके लिए वो कहते हैं कि कुल संपत्ति, यानी जो टोटल वेल्थ है वह, फिर मानवीय तथा गैर मानवीय संपत्ति, यानी यहाँ पे भौतिक वस्तुएं, भौतिक संपत्ति और भौतिक धन जो हमारे पास में उपलब्ध होता है वह, प्लस मानवीय संपत्ति, यानी मनुष्य अपने आप को सेवा के लिए प्रस्तुत करता है और उसके बदले, सेवा के बदले उसको आय प्राप्त होती है, उससे भी वो शामिल करते हैं। फिर वो लिखते हैं मुद्रा
स्वयं मुद्रा और मुद्रा से संबंधित अन्य परिसंपत्तियां पर प्रतिफल की प्रत्याशित दरें। और साथ में वो लिखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिन्हें हम गणना तो नहीं कर सकते लेकिन उनको साथ में रखा जा सकता है, लाइक संपत्ति धारकों की रुचियां, अधिमान, प्रेफरेंसेस, प्राथमिकताएं, आदतें, इन सब को भी वो इसमें शामिल करते हैं। इस प्रकार से वो आगे लिखते हैं कि संपत्ति के 5 प्रकार हो सकते हैं, या फिर धन संचय करने के जो तरीके होते हैं या संपत्ति को हम अपने पास रखते हैं उसके 5 रूप हो सकते हैं, 5 प्रकार हो सकते हैं। पहला है मुद्रा, यानी जिसे वो एम लिखते हैं। इसमें करेंसी यानी कि नोट और सिक्के, सभी तरह के नोट और सिक्के, और बैंकों के अंदर जो हमारी जमाएं होती हैं या सभी तरह की जो मांग जमाएं होती हैं, और उसमें सावधि जमाएं भी जोड़ देते हैं। तो सभी तरह की मुद्रा, चाहे वो नकद रूप में होती हैं, चाहे वो बैंकों के या कहीं अन्य जमा के रूप में अपने हमारे पास में होती है, वो सारी मुद्रा जिसे एम लिखते हैं वो। फिर है बॉन्ड्स, यानी कि जैसे ये बी लिखते हैं, और बॉन्ड्स यहाँ पे जो सरकारी और निजी बॉन्ड्स जो जारी किए जाते हैं, जिसे जनता अपने उचित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए या अपना पैसा उस रूप में रखने के लिए उसमें लगाते हैं या खरीदते हैं उन्हें। वो कुछ समय के लिए होते हैं, चाहे वो 5 साल का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है। जनरली 5-5 साल के और 10-10 साल के और 15-15 साल के बॉन्ड्स होते हैं। ये आरबीआई भी जारी करता है, सेंट्रल बैंक भी जारी करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी जारी करती है, और इसके साथ में प्राइवेट कंपनीज भी जारी करती है। और इसे खरीदने के मुख्य 2 कारण हो सकते हैं। एक तो होता है कि लोग अपना जो पैसा है, मुद्रा है, उसको इस संचित करके इस रूप में रखना चाहते हैं, और इसमें सिक्योर होती है जो कुछ भी भरोसा दिलाया जाता है कि इतने समय बाद में यदि आप पैसा वापस लेते हैं तो इसका रिटर्न इतने प्रतिशत मिलेगा, और वापस मिलने की भी गारंटी होती है, अर्थात इसमें कम रिस्क होती है, और प्रतिबल जो होता है वो क्लियर दिखता है इस कारण से भी। और एक और कारण हो सकता है साथ में, कई बार गवर्नमेंट मौद्रिक नीति के साथ साथ राजकोषीय नीति को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, यानी कि सरकार कभी कभी टैक्स में भी छूट देती है। यदि कहती है कि यदि आप व्यक्तिगत करदाता हैं तो आप यदि बॉन्ड्स खरीदते हैं तो बॉन्ड्स पर जो राशि आप लगाते हैं उस राशि को आय कर से मुक्त होगी, या फिर वो छूट दी जाएगी, रिबेट के अंतर्गत शामिल होती है। कई बार उससे मिलने वाले प्रतिफल को भी, यदि आप एक 5 साल या 10 साल के लिए लॉकिंग पीरियड के लिए लेते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर मिलने वाला प्रतिफल भी इनकम टैक्स से फ्री होता है, तो इस कारण से भी लोग इसको खरीदते हैं। फिर है इक्विटीज और शेयर्स, जिसे हम कंपनियों के अंश या कंपनियों के शेयर्स कह सकते हैं, जैसे इक्विटी ही कहते हैं असल में इक्विटीज़ कहलाती है, इसलिए इसको ई लिखा है। इक्विटीज़ यानी कि कंपनियों के शेयर जो कि लोग आजकल शेयर मार्केट के ज़रिए खरीदते हैं, या फिर पहले आजकल डिजिटल हो गए और पहले इसको उस रूप में खरीदते थे जो मैनुअल फॉर्म है उसके रूप में। और इसमें इक्विटीज़ के साथ में प्रतिभूतियां भी हो सकती है, सिक्योरिटीज भी हो सकती है। फिर है 4 भौतिक गैर मानवीय साधन संपत्ति, यानी कि जो भौतिक रूप में मानवीय संपत्ति के अलावा जो भौतिक रूप में हमारे पास में जो संपत्ति होती है उससे भी हमको आय प्राप्त होती है, या फिर उस रूप में भी हम अपने संचित कोष को रख सकते हैं। और फिर है मानवीय, इसको जी लिखा है। और फिर है मानवीय पूंजी, मानव पूंजी, जिसे एच ह्यूमन कैपिटल लिखा है, अर्थात मनुष्य भी सेवा देकर आय प्राप्त कर सकता है। फिर ये कहते हैं कि ये जो कुल संपत्ति है उसका यदि मूल्य हमें ज्ञात करना हो तो किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात जो कुल संपत्ति है उससे प्रत्याशित आय प्रवाहों का वर्तमान क्या मूल्य हो सकता है। यानी कुल जो संपत्ति हमारे पास में मुद्रा के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में, इक्विटीज के रूप में, या फिर मानवीय पूंजी के रूप में, या फिर गैर मानवीय भौतिक पूंजी के रूप में हमारे पास में है, उनसे प्रत्याशित आय, जब प्रत्याशित आय होगी तभी तो व्यक्ति उस रूप में रखना पसंद करेगा, यदि आय नहीं होगी तो उस रूप में नहीं रखना पसंद करेगा। तो जो प्रत्याशित आय है उसका यदि वर्तमान मूल्य निकालना चाहें तो निकाला जा सकता है, जिसे इन्होंने लिखा है W = Y/R, जिसमें W है कुल संपत्ति का चालू मूल्य, इसको बट्टागत मूल्य भी कहा है, वर्तमान बट्टागत मूल्य, कुल संपत्ति का वर्तमान बट्टागत मूल्य भी W को कहते हैं। और Y है संपत्ति की, ये जो 5 प्रकार है, इन 5 प्रकारों से
मिलने वाले प्रत्याशित आय का प्रवाह, और आर है ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इस तरह से वो अपने कुल संपत्ति से होने वाले धन को किस तरह से रखा जा सकता है और इससे मिलने वाले आय को किस तरह से मापा जा सकता है। फिर आगे वो अपने इस सिद्धांत में एक और अध्ययन करते हैं उसके साथ ही, जिसमें वो मॉनेटरी ट्रेंड्स के बारे में जो यूएस और यूके में होती है उसके ऊपर वो कुछ अपना अध्ययन करते हैं, और उसको नाम भी दे रखा है फ्रीडमैन के इस जो आगे लिखते हैं उसको नवीनतम अनुभव सिद्ध अध्ययन कहते हैं, मॉनेटरी ट्रेंड्स इन द यूएस एंड यूके 1982 में ये अपना बात लिखते हैं, जिसका मूल जो है समीकरण वो इस तरह से है जो आपको रेड सर्किल में मैंने दिखाया है, रेड बबल में है। ये है मुद्रा की मांग का फलन, यानी डिमांड फॉर मनी, फंक्शन ऑफ डिमांड फॉर मनी है, जो क्या कहलाता क्या है, किस तरह से है, जिसको इन्होंने समीकरण में इस रूप में लिखा है, डिमांड फॉर मनी इज द फंक्शन ऑफ वाई डब्ल्यू आर एम आर बी आर ई जी पी और यू, या फिर म्यू भी लिख सकते हैं इसको, और जनरल प्राइस लेवल। इस जनरल प्राइस लेवल को जब हम इधर ट्रांसपोजिशन करते हैं, इधर लाते हैं, तो m अपॉन p हो जाता है, और जो फंक्शन किसका है वही फंक्शन ऑफ y w r m r b r e g p और म्यू। इसमें ये क्या क्या है उसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे m मांगी गई मुद्रा का कुल स्टॉक है, P जनरल प्राइस लेवल है यानी सामान्य कीमत स्तर है, यानी वस्तुओं और सेवाओं के भावों का जो स्तर होता है वो पूरे अर्थव्यवस्था में। फिर Y है वास्तविक आय, W है गैर मानव रूप में संपत्ति का अंश, यानी जो भौतिक रूप में हमारे पास में संपत्ति ये वेल्थ है उसका अंश। RM है मुद्रा पर प्रत्याशित मुद्रा रूप की दर, यानी कि R का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न और M का मतलब यहाँ पे मुद्रा है, तो मुद्रा से कितनी प्रत्याशित आय हो रही है इसके बारे में बता रहा है। और फिर है RB, जो कि RB ये बताता है, R का मतलब फिर वापस वही है, यहाँ पे जो RM RB RE लिखा है, यहाँ पे R का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न, अब M है तो मुद्रा से, B है तो बॉन्ड से, और E है तो इक्विटी से। अब यहाँ पे कई बार कुछ बुक्स में आपको ये स्मॉल r भी लिखा हो सकता है और कहीं पर कैपिटल R भी लिखा हो सकता है, लेकिन एक ही बात है। और कहीं कहीं पर इस R को भी निकालने का तरीका है जो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। RB बॉन्ड्स पर प्रत्याशित प्रतिफल जो कि मुद्रा रूप में है उसको दिखाया गया है, प्रतिफल की दर है, और इसके अंतर्गत इनकी जो कीमतें हैं उसमें भी प्रत्याशित परिवर्तन शामिल होता है, अर्थात वास्तविक रेट ऑफ रिटर्न जो बॉन्ड से मिलती है वही है। और RE का मतलब इक्विटीज पर जो प्रत्याशित मुद्रा रूप में प्रतिफल है, इसमें भी कीमतों के अंतर्गत जो प्रत्याशित परिवर्तन होते हैं वो शामिल रहते हैं। और लास्ट में जो U है या जिसको म्यू लिखते हैं, GP के बारे में बताऊंगा मैं, ये है आय के अलावा अन्य चरों के लिए जो मुद्रा की सेवाओं से संबंध होते हैं और उपयोगिता को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वो उपभोक्ताओं की रुचियां हों, चाहे अधिमान हों, चाहे प्राथमिकता हों, चाहे आद्य हों। और जीपी जो है वो है वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन की प्रत्याशित दर, अर्थात वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन की प्रत्याशित दर, और इसलिए भौतिक परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित मुद्रा रूप प्रतिफल की दर भी कहलाती है। और इस जीपी को निकालने का जो तरीका है, या इसको ऐसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसका अवकलन करके 1/p dp/dt, यह डिफ्रेंशिएट किया गया है p के साथ में, जिसको g का मतलब यहां पे आपने देखा था भौतिक गैर मानवीय साधन या संपत्ति या जो हमारे पास वेल्थ होती उसको, तो उसकी जो है प्रत्याशित दर किस तरह से हो सकती है उसके बारे में अवकलन लेके भी कुछ अर्थशास्त्री इसको समझाते हैं, 1/p dp/dt। इसी तरह से ये जो R के साथ में जो लिखा हुआ है इसको RM RB और RE, इसको कुछ अर्थशास्त्री
R-1/R से भी डिनोट करते हैं, और इसका भी अवकलन करके इसको ज्ञात करने का तरीका भी लिखते हैं वो लोग, और उसके लिए है 1/R के साथ में वो इसको कैलकुलेट करते हैं और लिखते हैं dP/dR R-1/R, यानी कि इसका अवकलन करके उसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि RM, RB और RE का भी मूल्य ज्ञात किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ये थोड़ा मैथमेटिकल हो जाएगा और ज़्यादा क्लिष्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, इसलिए ग्रेजुएशन और जो ऑनर्स के विद्यार्थी है उनके लिए यहाँ तक भी बहुत है, और इनिशियल स्टेज में पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ये यहाँ तक का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसके आगे भी यदि और मौद्रिक अर्थशास्त्र में पढ़ना चाहते हैं तो वो जो मैंने मैथमेटिकल टर्म्स कुछ बताई है उसको भी वो आगे जोड़ सकते हैं और आगे इसको अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह से हमने जाना कि मिल्टन फ्रीडमैन का ये सिद्धांत किस प्रकार से अपनी बात कहता है। इसको यदि शॉर्ट में फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा तो बहुत ही कम समय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रीडमैन के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के पुनः प्रस्तुतिकरण में मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग से स्वतंत्र रहती है। मुद्रा अधिकारियों के कार्यों के कारण मुद्रा की पूर्ति अस्थिर होती है। अब देखिए, मुद्रा अधिकारियों यानी कि मौद्रिक जो नीति है उसके तहत, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, तो मुद्रा अधिकारी मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो किया जाता है, और वो सरकार के नीति निर्देशों के आधार पर ही करती है। तो उसमें यदि अस्थिरता होती है या फिर वो चेंज होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अस्थिर रहती है। और ऐसी स्थिति में पहले भी मैंने कहा, फ्रीडमैन कहते हैं कि मुद्रा की मांग जो है वो स्थिर रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि वह मुद्रा जिसे लोग नकद या बैंक जमा के रूप में रखना चाहते हैं स्थिर रूप में उनकी स्थायी आय से संबंधित रहती है। फ्रीडमैन यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मुद्रा की जो मांग है वो स्थायी आय से संबंधित है, स्थायी आय को इसमें साथ में जोड़ते हैं। और फ्रीडमैन के अनुसार यदि मुद्रा के स्टॉक में परिवर्तन होता है, यानी मुद्रा की पूर्ति अस्थिर है और मुद्रा की मांग स्थिर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मुद्रा के स्टॉक में परिवर्तन होता है तो उससे कीमत स्तर में अथवा आय में अथवा दोनों में समानुपाती परिवर्तन होगा। मुद्रा की मांग दी होने पर कुल व्यय और आय पर मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तनों के प्रभावों का पूर्वानुमान करना संभव है, जैसे कि मैंने अभी मैथमेटिकल टर्म में बताया था, उस तरह से वो बताते हैं आगे। यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर है तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि कुल व्यय बढ़ने पर उत्पादन और रोजगार में भी वृद्धि करेगी, परंतु यह केवल अल्पकाल में ही संभव है और दीर्घकाल में दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाते हैं। और इसीलिए जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्रत्येक देश, जब से ये डेवलपमेंट की थ्योरी आई है और जब से प्रत्येक देश चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर होने की कोशिश करता है, तब से कुछ हद तक मुद्रा की मात्रा को वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में अधिक रखने की कोशिश करता है, जिससे कुछ एक लिमिट तक मुद्रास्फीति पाई ही जाती है। और मुद्रास्फीति की जो दर है वो अलग अलग देशों में अलग अलग मानी जाती है। भारत के लिए 4% की दर जो है वो अच्छी मानी जाती है, या फिर होनी चाहिए ऐसे माना जाता है। वो तो ठीक रहता है क्योंकि इसमें उत्पादन, आय और रोजगार का सृजन होता है। जैसे कि लास्ट लाइन जो इनकी फ्रीडमैन की थी वो ये कहती है कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि कुल व्यय बढ़ने पर उत्पादन और रोजगार में वृद्धि करेगी। और ऐसे ही दूसरे अर्थशास्त्री भी कहते हैं। इसलिए 2 से 6 यानी कि 2- हो सकता है, तो 2 से लेके 6 तक मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बुरी नहीं होती है और ये रोजगार और आय उत्पादन सृजन में उपयोगी होती है, ऐसा माना जाता है। धन्यवाद।